नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो बेंगलोर में जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जीटीआरई गए तो वो सिर्फ एक रूटीन विजिट नहीं था। वहां उन्होंने कावेरी इंजन का फुल आफ्टर बर्नर टेस्ट देखा। लैब के अंदर इंजन जब फुल पावर पे इग्नाइट होता है और एग्जॉस्ट से आग की लंबी फ्लेम निकलती है, और वो मोमेंट काफी सिंबॉलिक था। इसलिए नहीं कि इंजन पहली बार चला, बल्कि इसलिए कि इस बार आफ्टर बर्नर सेक्शन नया था और इसको ब्रह्मोस एयरस्पेस के साथ मिलकर रीडिजाइन किया गया है। वैसे तो कावेरी का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में दो चीजें जरूर आती हैं। पहली तो इंडिजनाइजेशन और दूसरा डिले। ये प्रोजेक्ट 90s से चल रहा है और अभी जो प्रोग्रेस हुई है वो मेनली ड्राई कावेरी वेरिएंट में हुई है। ग्राउंड टेस्ट में करीब 49 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट कंसिस्टेंटली मिल रहा है। ये नंबर छोटा नहीं होता। इस थ्रस्ट क्लास का इंजन स्टील्थ ड्रोन जैसे घातक को कंफर्टेबली पावर कर सकता है। मतलब अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के लिए ये बेस्ट ऑप्शन बन रहा है। लेकिन रियल चैलेंज हमेशा आफ्टर बर्नर ही रहा है। आफ्टर बर्नर का काम होता है इंजन के एग्जॉस्ट में एक्स्ट्रा फ्यूल इंजेक्ट करके सडन थ्रस्ट को बूस्ट देना। जब फाइटर्स को सुपरसोनिक डैश मारना हो या हाई एनर्जी मनोवर करना हो तब यही काम आता है। पहले कावेरी का वेट थ्रस्ट लगभग 73 किलोन्यूटन तक पहुंच रहा था। ये ठीक था, लेकिन वर्ल्ड क्लास फाइटर इंजन्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम पड़ रहा था। एग्जाम्पल के लिए जीई का F404 जो तेजस MK1 में लगा है वो 49 किलोन्यूटन ड्राई से जंप करके 84 किलोन्यूटन तक चला जाता है आफ्टर बर्नर के साथ। मतलब लगभग 70% का बूस्ट। इसी लेवल के आसपास पहुंचना जरूरी है अगर इंजन को फाइटर कैटेगरी में सीरियसली लेना है तो। और अब नया ब्रह्मोस डिजाइन आफ्टर बर्नर इसी गैप को फिल करने की एक कोशिश है। टारगेटेड वेट थ्रस्ट 80 किलोन्यूटन के आसपास का बताया जा रहा है। अगर ये कंसिस्टेंटली अचीव होता है तो ये पहली बार होगा जब कावेरी प्रैक्टिकल फाइटर थ्रस्ट जोन में एंट्री कर लेगा। अभी जो डेमो हुआ वो बेसिकली सिग्नल है कि अपग्रेडेड आफ्टर बर्नर रियल हार्डवेयर पे टेस्ट फेज में एंटर कर चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से ही ये जेट में लग जाएगा। इंजन डेवलपमेंट स्लो और पेशेंस डिमांडिंग प्रोसेस होता है। हर टेस्ट में डेटा कलेक्ट होता है। टेम्परेचर स्टेबिलिटी, वाइब्रेशन लिमिट्स, फ्यूल एफिशिएंसी, फ्लेम स्टेबिलिटी सब चेक होता है। सर्टिफिकेशन भी एक लॉन्ग जर्नी है। तो अगर कावेरी पहले ड्रोन को पावर करे और फिर फ्यूचर में मैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए मैच्योर हो जाए तो ये हमारे इंजन की बड़ी सक्सेस होगी। राजनाथ सिंह का पर्सनली टेस्ट में शामिल होने से समझ आता है कि ये प्रोजेक्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, यानी इसको पुश मिल रहा है। AI, एडवांस्ड मटेरियल्स और इंडस्ट्री पार्टनरशिप की बात भी ओपनली चल रही है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया का 114 डसॉल्ट राफेल का जो मेगा ऑर्डर है, ये डील इंडियन एयरफोर्स को तो स्ट्रेंथन करेगी ही, लेकिन साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पर डसॉल्ट एविएशन के प्रोडक्शन डायनामिक्स को भी चेंज कर देगी। 114 में से लगभग 96 जेट्स इंडिया में असेंबल होंगे, नागपुर के डसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड प्लांट में। ये पहली बार होगा जब राफेल इतनी लार्ज स्केल पर फ्रांस के बाहर असेंबल होंगे। बाकी 18 जेट्स फ्रांस से डायरेक्ट फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे ताकि इंडियन एयरफोर्स को जल्द से जल्द डिलीवरीज मिलती रहें जब तक कि नागपुर लाइन फुल स्पीड पे ना आ जाए। और नागपुर प्लांट अब सिर्फ कंपोनेंट्स या स्पेयर नहीं बनाएगा बल्कि फुल फाइनल असेंबली हब बन सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डसॉल्ट ने रिपोर्टेडली मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन डिफेंस को सिग्नल दिया है कि ये सेकेंड लाइन फ्यूचर एक्सपोर्ट राफेल के लिए भी काम आ सकती है। यहाँ नागपुर एंट्री करता है एज अ रियल गेम चेंजर। अगर फ्रांस और इंडिया दोनों लाइन्स पैरेलल चलती हैं 2030 के बाद तो एनुअल प्रोडक्शन 50 जेट्स तक पहुंच सकता है और डिमांड हो तो 60 भी टच कर सकता है। मतलब इंडिया सिर्फ बायर नहीं रहेगा, वो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट भी बन सकता है। कल को अगर किसी थर्ड कंट्री को राफेल डिलीवर होता है जो इंडिया में असेंबल हुआ हो तो इससे हमारे एयरोस्पेस को भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो अब बात करते हैं AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। ये इंडिया का फ्लैगशिप स्टील्थ फाइटर प्रोजेक्ट है और इसको स्टील्थ बना के रखना ही इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इसलिए DRDO क्वाइटली एक इम्पोर्टेंट चीज पर काम कर रहा है कि एक छोटा स्टील्थ ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जो स्पेसिफिकली AMCA के इंटरनल बेस के लिए डिजाइन हो। और नॉर्मल LRLACM या निर्भय टाइप मिसाइल्स का वेट 1500 kg के आसपास होता है। वो AMCA के इंटरनल बे में फिट करना डिफिकल्ट हो सकता है और अगर बाहर इसको फिट करना चाहें तो स्टील्थ कंप्रोमाइज हो सकती है। इसीलिए इंजीनियर्स मिसाइल को लगभग 1000 kg के आसपास लाने की कोशिश कर रहे हैं। रेंज थोड़ी कम होकर 600 से 700 किलोमीटर तक हो सकती है, बट स्टिल
थिएटर लेवल स्ट्राइक के लिए काफ़ी है। EMCA के इंटरनल बे में आइडियली 2 मिसाइल फिट हो सकती हैं और स्टिल्थ में अस्त्र जैसे एयर टू एयर मिसाइल भी कैरी हो सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका शेपिंग और लो ऑब्जर्वेबल डिज़ाइन है और मिसाइल खुद स्टिल्थ फ्रेंडली होंगी। ये सब अभी डिजाइन फेज में है, लेकिन इंटेंट क्लियर है कि EMCA को 2030 के मिड में सर्विस में लाना है, तो उसके साथ साथ स्टिल्थ फ्रेंडली इंडिजिनस वेपन्स भी रेडी होने चाहिए। अगली खबर की बात करें तो सोशल मीडिया पर रिसेंटली एक रेंडर इमेज वायरल हुई है जो AVNL के लाइट टैंक कॉन्सेप्ट का बताया जा रहा है। डिजाइन कॉम्पैक्ट है, अग्रेसिव है और क्लियरली हाई अल्टीट्यूड फोकस के साथ बना हुआ है। इंडियन आर्मी को काफी टाइम से 25 टन क्लास का लाइट टैंक चाहिए, स्पेसिफिकली लद्दाख जैसे एरियाज के लिए। हैवी टैंक्स जैसे T-90 या अर्जुन टैंक वहां लिमिटेड मोबिलिटी फेस करते हैं। इसी गैप को फिल करने के लिए DRDO और L&T का जोरावर प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफी आगे बढ़ चुका है और ट्रायल फेज में एंटर भी कर चुका है। लेकिन रिक्वायरमेंट सिर्फ एक व्हीकल तक लिमिटेड नहीं है, टोटल नीड 300 से ज्यादा यूनिट्स तक जा सकती है। इसीलिए AVNL का भारत लाइट टैंक का कॉन्सेप्ट एक अच्छी चीज है और रिपोर्ट्स के हिसाब से 2026 के एंड तक प्रोटोटाइप रोल आउट का टारगेट रखा गया है। पहले फॉरेन डिजाइन जैसे स्प्रूत SD पर डिस्कशंस हुए थे, लेकिन अब लगता है कि फोकस ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट पर शिफ्ट हो रहा है और यहाँ एक अनऑफिशियल रेस भी चलती दिख रही है। भारत फोर्ज भी अपना 25 टन कॉन्सेप्ट दिखा चुका है। मतलब सिनारियो ये है कि जोरावर ऑलरेडी लीड में है, AVNL और भारत फोर्ज दोनों अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं, तो यहाँ कंपटीशन भी आर्मी के लिए अच्छा रहने वाला है। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।